Hello and welcome to today's lecture, which is based on a very important law of electrodynamics और electromagnetism. इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको 4 बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से एक लेते हैं. ये गॉस लॉ बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस. तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और कोशिश करता हूं एक क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स निकालने का. सो द एग्जांपल इज लाइक दिस. देखो ऐसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और इसके अबाउट मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है और ये स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर. ठीक है, स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके फील्ड लाइंस मैंने दिखाए हुए हैं. तो तुम देख सकते हो कि स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं dA, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा. जैसे यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं dA, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा. dA ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो एट ऑल पॉइंट्स E और dA इनका डायरेक्शन सेम है. तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं छोटा सा एरिया लेता हूं और उसके क्रॉस फ्लक्स निकालता हूं d phi, तो दैट विल बी इक्वल टू E डॉट dA, विच इज E dA cos 0 डिग्री. cos 0 1 होता है, तो ये सिंपली E dA हो जाएगा. अब टोटल फ्लक्स जो होगा phi, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सच स्मॉल फ्लक्स. तो इंटीग्रेशन d phi करो. यहां पर एक और सिंप्लीफिकेशन हम ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि स्फीयर का हर पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कितना होगा, kq अपॉन r स्क्वायर होगा और ये कांस्टेंट होगा. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो क्यों ना उसको बाहर कर लिया जाए. सो दिस इज E इंटीग्रेशन dA. अब अगर ये dA स्मॉल एरियाज को ऐड करोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बन जाएगा. ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं ऑन द स्फीयर. तो इसका वैल्यू हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. अब E का वैल्यू डाल दो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई r स्क्वायर. ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया. ये जो टर्म है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है जैसे तुम देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो Q है इसका वैल्यू फिक्स्ड है. इंटरेस्टिंग है कि ये R पे डिपेंड नहीं करता. हमने कितना बड़ा स्फीयर लिया है उस पर ये डिपेंड नहीं करता. ये कोइंसिडेंस इस वजह से है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 बाई r स्क्वायर से फॉल करता है और जो स्फीयर का एरिया है वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस है. कभी कभी आपसे पूछते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1 बाई r क्यूब या किसी और तरीके से हो रहा होता तो क्या ये कांस्टेंट होता, जो टोटल फ्लक्स होता क्या वो कांस्टेंट होता? आंसर है नहीं होता. इसी रिजल्ट को हम गॉस लॉ बोलते हैं. ठीक है, गॉस लॉ ये बोलता है कि नेट फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. अब तुम ये कह सकते हो कि एक बड़ा सिंपल सा तुमने सिचुएशन ले लिया, अपनी पसंद का एक स्फीयर बना दिया, उसके सेंटर पे चार्ज रख दिया और
अब आप सारे ही क्लोज सरफेस के बिहाफ पे ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो इतना ही होगा, 1/ε0 टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड होगा, तो क्या ये वैलिड होगा? तो मैं यहां पे ना सिंपली थोड़ा सा लॉजिक से चलता हूं कि अगर स्फीयर की जगह पे ये कोई भी और क्लोज सरफेस होता तो क्या इस क्लोज सरफेस के अक्रॉस जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उसमें कोई चेंज आता? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन ये अंदर वाले इर्रेगुलर सरफेस को क्रॉस करके निकल रहा है वो ही बाहर जाकर के स्फीयर को क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब फ्लक्स लॉजिकली इस चीज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि सरफेस का शेप क्या है या सरफेस के अंदर चार्ज कहां पे रखा है। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन होता है, तो ऐसे फ्लक्स का भी सुपरपोजिशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम होगा। तो अगर मैं सबके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग बनाता तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकलता वो फिर सारे चार्जेस के एल्जेब्रिक सम डिवाइडेड बाई ε0 के इक्वल होना चाहिए था। तो गॉस लॉ हमारा यही बोल रहा है कि जो भी नेट चार्ज है अंदर, यहां पे हमने एक चार्ज बताया, अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो हमको उन सब का एल्जेब्रिक सम ले लेना है, मतलब उनके साइन के साथ उनका सम ले लेना है, और हम उसी को फिर जनरल गॉस लॉ के फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ ऐसे। देखो, गॉस लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका नेट सम ले लो, ठीक है। Q enclosed net divided by ε0, this will be equal to phi across a closed surface, ठीक है। सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। अब यहां पे जैसे जो फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अंदर चार्जेस है +Q1 -Q2 +Q4 -Q5। कहां पे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझसे यह कहा जाएगा कि नेट फ्लक्स कितना होगा क्लोज सरफेस के क्रॉस, तो मैं कहूंगा Q1 -Q2 +Q4 -Q5। ये एल्जेब्रिक सम है साइन के साथ, दिस होल डिवाइडेड बाई ε0, ये नेट फ्लक्स होगा। और Q3 और -Q6 इनका कोई नेट फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के अक्रॉस नहीं होगा। मैं आपको सिंपल सा रीजन बता देता हूं कि Q3 से जैसे अगर कोई फील्ड लाइन निकला तो Q3 अगर सरफेस के बाहर है तो वो फील्ड लाइन हमेशा सरफेस को 2 बार कट करेगा। एक बार कट करके ये अंदर जाएगा फील्ड लाइन और एक बार ये कट करके बाहर आएगा फील्ड लाइन। तो इसका मतलब है कि जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स हो गया इस फील्ड लाइन का। तो इस वजह से Q3 का फ्लक्स को कोई नेट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही -Q6 का भी फील्ड लाइन जो है वो 2 बार कट करके Q6 पे पहुंचेगा। तो इस तरह से इसका भी नेट कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो इसीलिए बाहर वाले चार्जेस का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका एक जनरल प्रूफ होता है, बट मैं समझता हूं अभी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमसे नॉर्मली जब पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में तो हमसे कहा जाता है कि कूलम्स लॉ को यूज करके गॉस लॉ डिराइव करो। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट चार्ज के लिए करके बताया वो वही चीज है। हमने कूलम्स लॉ को यूज किया और वहां से गॉस लॉ डिराइव किया। तो यहां पे एक दो चीजें और याद रखना कि अगर कोई पूछे कि जो क्लोज सरफेस है जिसको अक्सर हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस इज ए क्लोज सरफेस, तो अगर कोई पूछे कि क्या गॉसियन सरफेस के ऊपर सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस फील्ड प्रोड्यूस करते हैं या बाहर वाले भी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, आपको बोलना है बाहर वाले भी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बट उनका फ्लक्स को कंट्रीब्यूशन 0 होता है। फील्ड को कंट्रीब्यूशन तो सारे ही चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन फ्लक्स को सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको याद रखना है। कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं गॉस लॉ से रिलेटेड यहां पे आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि दिस इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअली मैक्सवेल ने 4 लॉज को सिलेक्ट किया था और उसने कहा कि ये 4 लॉज के बेसिस पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एक तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दूसरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, तीसरा एम्पियर्स लॉ है और चौथा फैराडेज लॉ है। तो ये चारों लॉज को हम बाद में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैक्सवेल ने इसको कूलम्स लॉ के ऊपर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, बट गॉस लॉ के लिए ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्लोज सरफेस के अंदर किसी भी शेप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो डिस्क्रीट चार्जेस हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो, सरफेस का शेप कुछ भी हो, गॉस लॉ हमेशा ही वैलिड होता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैंने आपको रीजन भी बता दिया। अब तुम पूछोगे ये गॉस लॉ का यूज क्या है। गॉस लॉ का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे एक लिमिटेशन हमको निकल के आता है गॉस लॉ का। गॉस लॉ को तुम तभी यूज कर पाओगे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो। ठीक है, उसमें किसी तरह की सिमेट्री हो, या तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो, या लाइन ऑफ सिमेट्री हो, या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। कुछ ना कुछ सिमेट्री होना पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, सो दैट उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें भी किसी तरह की सिमेट्री हो। अब ये सिमेट्री का जो पर्पस है वो ये है कि हम कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कर सकें जिसके ऊपर फ्लक्स निकालना इजी हो। अदरवाइज तो किसी भी आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम गॉस लॉ लगा करके फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो हम शायद गॉसियन सरफेस ही ना कंस्ट्रक्ट कर पाएं, या अगर हमने कोई क्लोज सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हम उस पर फ्लक्स ही ना निकाल पाएं। तो इसलिए ये याद रखना है कि दिस इज यूजफुल ओनली व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। ओनली व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो यानी अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये एप्लीकेबल तो हमेशा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हर तरह के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, लेकिन ये यूजफुल हमेशा नहीं है। ठीक है, सो मैं लिखूंगा दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट always useful. इनफैक्ट एप्लीकेबल वर्ड को भी मैं चेंज करके वैलिड लिख देता हूं। ठीक है, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे थोड़ा टाइम पहले आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। तो बहुत से लोगों ने सोचा कि एप्लीकेबल तो हमेशा ही होता है, वो वर्ड के पीछे चले गए और उससे डाइपोल का फील्ड हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि डाइपोल का फील्ड हम गॉस लॉ यूज करके नहीं निकाल सकते। आगे हम डाइपोल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम नहीं निकाल सकते। तो एक्चुअली वहां पे उसका पर्पस क्वेश्चन का था आपसे पूछना कि
ये यूजफुल है या नहीं, एप्लीकेबल नहीं, यूजफुल है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे वर्ड को चेंज करके, एप्लीकेबल को चेंज करके वैलिड लिख रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया कि जो कंट्रीब्यूशन है फ्लक्स को, वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, इनसाइड चार्जेस की वजह से, बट फील्ड को सारे चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गॉस लॉ को यूज करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं, इज इट बिकॉज ऑफ द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और बिकॉज ऑफ द चार्जेस ओनली इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहां पे याद रखना है कि ये फील्ड सबकी वजह से होता है, ठीक है। सो फील्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम गॉस लॉ is due to entire charge distribution, मतलब इसमें इनसाइड और आउटसाइड सारे चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गॉस लॉ से एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते कैसे हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स हम क्विकली जरा सा एक बार देख लेते हैं सीक्वेंस। पहला, फाइंडिंग एन एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस, ठीक है। सबसे पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको गॉसियन सरफेस चूज करना होता है। अब एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, तीन चीजें हैं। पहला, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ऑब्वियसली, अदरवाइज तुम गॉस लॉ नहीं लगा सकते। सेकंड, सिमेट्रिकल टू चार्ज होना चाहिए, सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड है, मस्ट पास थ्रू पॉइंट पी, जहां पे फील्ड निकालना है, ठीक है, वेयर फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये तीन खूबी उसके अंदर होना चाहिए। यहां पर मैं तुमको ये सारा ही चीज एक लाइन चार्ज लेकर के दिखा रहा हूं। हम नॉर्मली एक पॉइंट चार्ज लेकर के करते हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा एक एडवांस एग्जांपल ले रहा हूं। तो लाइन चार्ज से अगर मुझे फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट पी, डिस्टेंस आर फ्रॉम द लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग एक लाइन चार्ज है जिसकी डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज ऐसे डाला हुआ है और यहां से आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब सोचो, एक क्लोज सरफेस अगर मुझे चूज करना है जो कि इस लाइन चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल हो, तो क्या वो स्फीयर हो सकता है? जैसे अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं, लेट्स से ये स्फीयर ले लिया जो पी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस लाइन से डिफरेंट है। और देखो, सिमेट्री इस तरह से भी नहीं हो पा रही है कि जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम सोचते हैं उसके बीच में जो एंगल है वो भी लगातार चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये एक अच्छा चॉइस नहीं है, ठीक है। एक अच्छा चॉइस होगा अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस ले लें। तो यहां पे मैं गॉसियन सरफेस के फॉर्म में एक सिलेंडर लूंगा, कुछ इस तरह का। ये गॉसियन सिलेंडर है और देख तुम सकते हो इसमें से जो इसका पॉइंट पी जहां पे फील्ड निकालना है वहां से ये पास कर रहा है और जो लाइन चार्ज है वो इसके एक्सिस के ऊपर है। तो ये सिलेंडर लाइन चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। दिस इज गॉसियन सिलेंडर। क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो टॉप है ये भी बंद है और जो बॉटम है ये भी बंद है, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप यहां पे ले लिया,
गॉसियन सिलेंडर हमने चूज कर लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है, लॉजिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचो कैसे होंगे, और उसके बाद इस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स निकाल दो, ठीक है। सो सेकंड स्टेप इज फाइंडिंग फ्लक्स across the Gaussian surface, ठीक है। अब जरा हम सोचें कि लॉजिकली फील्ड लाइन कैसे होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि फील्ड लाइन ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड होगा, तो इमीडिएटली तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि नीचे की तरफ क्यों नहीं होगा। तो इसका तो एक ही लॉजिकल उपाय है कि हम ये बोलें कि ये फील्ड लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा हर डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कोई कहता है कि नहीं ये फील्ड लाइन ऐसे होगा, तुरंत क्वेश्चन आता है इधर क्यों नहीं होगा, या इस प्लेन के बाहर क्यों नहीं होगा। तो अगर ये सारे कंट्रोवर्सीज से हमको दूर जाना है तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि फील्ड लाइन हर पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगा। जैसे यहां पे ऐसे इस तरफ देखोगे तो ऐसे, इस तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे, 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 ठीक है। ऐसे इस पूरे सरफेस के ऊपर जो फील्ड लाइन होगा वो इस तरह से बाहर निकलता हुआ होगा, ठीक है। यहां पे कुछ थोड़े से फील्ड लाइंस मैं दिखा रहा हूं, इधर भी ये बाहर की तरफ होगा, बट आपको समझ लेना है कि ये पूरा रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या टॉप और बॉटम सरफेस से कोई फील्ड लाइन कट करके निकल रहा है। आंसर है नहीं निकल रहा है, क्योंकि फील्ड लाइन इस सरफेस के अलोंग ही तो है, कहां काट रहा है इसको। तो फाई टॉप और फाई बॉटम ये यहां पे 0 हो गया, ठीक है। अब बच गया कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस पे अच्छी चीज ये है कि पूरा सरफेस लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट होगा ऑन कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ऑन कर्व्ड सरफेस ये कांस्टेंट होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। और दूसरा चीज हम ये देख सकते हैं कि जो पूरे कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर है और जो हमने लॉजिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ किया, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो E डॉट डीए जो है वो सिंपली ई डीए हो जाएगा। तो उससे फाई कर्व्ड क्या हो जाएगा, फाई कर्व्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डीए विच इज इंटीग्रेशन E डीए, और E को तुम बाहर निकाल के रख सकते हो, सो E इंटू डीए, तो इसको लिख सकते हो E 2 पाई R L, जहां की R तो इसका रेडियस है और L इस सिलेंडर का लेंथ है। तो 2 पाई R L ये एरिया हो गया, E इंटू सिंपली एरिया आ गया यहां पे, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो तुम ऐसे लिख पाओगे। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो पूरे सिलेंडर से है वो भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि टॉप और बॉटम से तो कोई फ्लक्स है नहीं। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पे देखना कितना चार्ज इसके अंदर आया, तो कितना लेंथ हमारा जो लाइन चार्ज का है वो इस सिलेंडर के अंदर है, ऑब्वियसली L लेंथ जितना इस सिलेंडर का लेंथ है, तो Q एनक्लोज्ड यहां पे कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो ये तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है इसमें अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फाई नेट इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो देखना यहां पे फाई नेट क्या है, यहां पे था E इंटू 2 पाई R L, क्योंकि टॉप और बॉटम से तो कोई फ्लक्स है नहीं, एंड दिस विल बी इक्वल टू
लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो दोनों साइड से अगर एल को काट दो तो E इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। जरा रिकॉल करो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से फील्ड निकाला था, वो इतना ही था। और उस समय मैंने तुमको कोई इंटीग्रेशन उसका करके दिखाया नहीं था, बट बिलीव मी उसका इंटीग्रेशन 1 से 2 पेज इतना ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर आप सिर्फ 4 स्टेप्स, उसमें भी खास करके ये जो 2 स्टेप्स हैं यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी तो हम अपने थॉट प्रोसेस में भी उसको हम कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लिया। तो ये हमको एक बहुत सिंपल ऑल्टरनेटिव देता है टू कूलम्स लॉ कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब मैं क्विकली 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपको दिखाता हूं। जो सबसे पहले मैं केसेस ले रहा हूं वो सिलेंडर्स का है। पहला हॉलो सिलेंडर और दूसरा है सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, इसको मैं सिग्मा लिख देता हूं। ठीक है, तो ये पूरे सरफेस के ऊपर है। अच्छा, इसमें याद रखना है कि मैं कहूं या ना कहूं, ये हमेशा लॉन्ग लाइन, लॉन्ग सिलेंडर, ऐसे केसेस के लिए ही हम गॉस लॉ से फील्ड निकाल पाते हैं। मैं आपको इसका सिंपल रीजन बताता हूं कि अगर फाइनाइट लाइन चार्ज हो इस तरह का, तो इसका जो फील्ड लाइन होगा ना, ये फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड सिर्फ यहां पे होगा, मिड पॉइंट पे। जैसे तुम ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो ये फील्ड लाइन थोड़ा बेंड होना शुरू हो जाता है ऐसे, और ऊपर जाओगे और बेंड हो जाएगा ऐसे, और ऊपर गए और बेंड हो जाएगा, और फाइनली यहां पे ऐसे हो जाएगा। और यही सारा चीज नीचे की तरफ भी है, ये, और फिर ज्यादा बेंड, और फिर और ज्यादा बेंड, और फिर ऐसे। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या इसमें मैं एक सिलेंडर फिट कर दूं, तो सिलेंडर अगर मैं फिट करता हूं, देखो यहां पे मैंने अगर सिलेंडर फिट कर दिया, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये तुम देखो, गौर करो, ये कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में तुम फ्लक्स ही नहीं निकाल पाओगे। उसमें भी अगर तुमने सिलेंडर को सपोज कहीं ऊपर की तरफ यहां पे तुमने फिट कर दिया, यहां पे फिट किया, तो उस केस में जो रिलेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो तुम फ्लक्स ही नहीं निकाल पाओगे, और कोई एक यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू भी नहीं है पूरे सरफेस के ऊपर, तो तुम फील्ड निकालोगे कैसे? तो यही लिमिटेशन है जो मैं तुमको बोल रहा था कि गॉस लॉ का एक लिमिटेशन है कि हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम फील्ड निकाल नहीं पाएंगे। ये हमारा अपना मैथमेटिकल लिमिटेशन है, ये गॉस लॉ का लिमिटेशन नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली। गॉस लॉ तो यहां पर भी वैलिड है कि जितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, वो यहां पे भी वैलिड होगा। लेकिन हम इसको ऐसे फाइनाइट वाले केसेस में लगा नहीं पाएंगे, तो हम इसको सिर्फ इनफाइनाइट केसेस में लगाएंगे। तो लेट अस टेक द फर्स्ट केस ऑफ हॉलो सिलेंडर। इसमें एक तो मुझे इनसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है और एक आउटसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है। ठीक है, P एंड Q। तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस फिट करते हैं। पहला मैं लेता हूं इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट P। जो R है वो सिलेंडर के रेडियस से छोटा है, ये सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R है। तो ये गॉसियन सरफेस हमने इसमें फिट किया। इसके टॉप और बॉटम फेसेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल नहीं सकता, इसलिए क्योंकि यहां पे बाइसिमेट्री, अगेन फील्ड लाइन को कैसे होना होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो टॉप सरफेस को ये क्रॉस नहीं कर सकता।
जो कर्व्ड सरफेस है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी देखा है कि जो फ्लक्स होता है फाई, दैट इज E इंटू 2πRL। तो सीधा वो लिख दो, सिलेंड्रिकल सरफेस है, कर्व सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सीधा E इंटू एरिया लिख दो। और इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, जो थर्ड स्टेप है वो Q एनक्लोज का है। अब देखो क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 है। और अब तुम गॉस लॉ लगा लो, तो क्या लिखोगे, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू 0/ε0। तो अंदर फील्ड 0 हो जाएगा। अगर बाहर का पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट Q, ठीक है, इसके लिए जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से ज्यादा है, आउटसाइड पॉइंट, तो इसका गॉसियन सरफेस हम फिट करते हैं। तो ये अब इसका नया गॉसियन सरफेस है। देखो इसमें भी जो टॉप मोस्ट सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है इसमें से फ्लक्स जाएगा नहीं। सिमेट्री इसमें भी हमको बोलता है कि फील्ड को रेडियली आउटवर्ड लो, तो अगर मैं रेडियली आउटवर्ड दिखाऊं फील्ड को, तो इस सरफेस के ऊपर फील्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर E और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो मैं कर्व सरफेस के ऊपर फ्लक्स लिख सकता हूं, फाई विल बी इक्वल टू E इंटू 2πRL। L सेम यही लेंथ ऑफ सिलेंडर है। और इस बार अगर Q एनक्लोज लिखना चाहोगे तो कितना चार्ज एनक्लोज होगा। देखो जो सिलेंडर है उसका अपना रेडियस कैपिटल R है, तो उसका सरफेस एरिया जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है वो हो जाएगा 2π कैपिटल R इंटू L, और दिस मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो अब तुम गॉस लॉ लगा लो, यहां से तुम लिखोगे E इंटू 2πRL इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2π कैपिटल R इंटू L, क्योंकि जो चार्ज है वो कैपिटल R रेडियस पे है, दिस डिवाइडेड बाई ε0। तो मेरे ख्याल से 2πL ये कैंसिल हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पे वो आएगा सिग्मा कैपिटल R अपॉन ε0 स्मॉल r। अब एक चीज यहां से और मैं तुमको नोट करने को कहूंगा, जैसे मैं अगर पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है सिलेंडर के ऊपर, उसको मैं अगर लैम्डा लिखूं तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू 2π कैपिटल R इंटू लेंथ 1। तो मैं सिग्मा को ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π कैपिटल R। मैं अब इसको यहां पे पुट करने वाला हूं, सो E विल बी इक्वल टू लैम्डा R अपॉन 2πR इंटू ε0 स्मॉल r। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नोट करना कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π ε0 r। नाउ दिस इज फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस r। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से रिजल्ट मुझे ये मिला कि जो एक हॉलो सिलेंडर है उसका फील्ड इनसाइड तो 0 होता है, और आउटसाइड उसका फील्ड जो होता है वो एक लाइन चार्ज के फील्ड के जैसा होता है। तो अब मैं उसका प्लॉट तुमको बना करके दिखाता हूं। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा यहां पे E वर्सेस स्मॉल r, तो ये इनसाइड तो 0 होगा, ठीक है, अप टू R इक्वल टू कैपिटल R ये 0 होगा, और इसके बाद ये 1/r से फॉल करेगा, मतलब ऐसा होगा जस्ट लाइक ए लाइन चार्ज, ये 1/r से फॉल करेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। और यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और वहां से फिर ये 1 बाई आर से फॉल करेगा। अगर तुम इस एक्सप्रेशन को भी देखोगे तो इसमें भी 1 बाई आर से फॉल कर रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए एक हॉलो सिलेंडर सिंपल एक लाइन चार्ज के जैसा बिहेव करता है। ऐसे ही अगर मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें भी मैं यही दोनों काम करूंगा जो मैंने हॉलो सिलेंडर के लिए किया। इसमें भी एक इनसाइड पॉइंट होगा, इनसाइड पॉइंट P, रेडियस लेस देन कैपिटल R, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट है, तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार अंदर भी चार्ज होगा। अब ये अगर सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा रो, ठीक है। तो अगर मैं इसमें गॉसियन सरफेस फिट करूं तो देखो इस बार इसके अंदर जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा, फर्क सिर्फ यहीं पे पड़ना है। जो फ्लक्स है वो तो अभी भी वही लिखा जाएगा, E इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू L, L इसका लेंथ है और स्मॉल r इस पॉइंट P का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस। Q enclosed will be rho into pi smaller square into L, ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो यहां से तुम लिख सकते हो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। देखो क्या क्या कटेगा, पाई पाई कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, एक आर कट जाएगा और E का वैल्यू होगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर होगा अंदर। अच्छा, बाहर के लिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन वैसे ही आउटसाइड पॉइंट अगर Q है, R ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उस केस में देखो जो Q एनक्लोज्ड है फर्क उसमें आना है रो इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू L, ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पॉइंट Q बाहर भी है और यहां पे मैंने एक गॉसियन सरफेस ऐसे फिट किया भी, तो जो चार्ज है वो सिर्फ अंदर की वजह से होगा, ठीक है। चार्ज सिर्फ यहां पे है, ठीक है, कैपिटल R तक है, पाई आर स्क्वायर एल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं E इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा और एक एल एल से कट जाएगा। सो दिस विल बी रो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो स्मॉल r, ठीक है। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं कि तुम इसको भी ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r लिख सकते हो। लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1। तो तुम इसको वेरीफाई करना, ठीक है। तो तुम यहां से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आउटसाइड पॉइंट के लिए इवन एक सॉलिड सिलेंडर एक लाइन चार्ज के जैसा बिहेव करता है। अगर इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को R के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो अप टू कैपिटल R जो इसका सरफेस है यहां तक तो जो फील्ड है वो R के प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड ये फील्ड 1 बाई R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अब मैं स्फेरिकल शेप्स के लिए आपको बताता हूं फील्ड कैलकुलेट करना। देखो यहां पे मैं फिर से हॉलो और सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं। ये स्फीयर है, ठीक है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। चार्जेस को तुम Q या फिर सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हो यहां पे हॉलो स्फीयर के ऊपर। तो मैं यहां पे प्रेफर कर रहा हूं कि Q के टर्म्स में कर दूं और R इसका रेडियस है। इनसाइड पॉइंट अगर कोई है, A है,
कैपिटल आर से छोटा है डिस्टेंस इसका सेंटर से, ठीक है। यहां पे मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है। मुझे यहां पे फील्ड निकालना है, तो स्फीयर के लिए जो एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस होगा वो ऑब्वियसली स्फीयर होगा, सिमेट्री होगी तभी। और इस केस में अगर मैं अंदर एक स्फीयर ड्रॉ करूं, ठीक है, गॉसियन स्फीयर लाइक दिस, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लॉजिकली यही बोल सकता हूं कि रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। अगर फील्ड अंदर यहां पे है तो रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए फील्ड को, क्योंकि इसके अलावा कोई भी और डायरेक्शन अगर मैं लूंगा तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि मैं न्यूट्रल डायरेक्शन लूं, ठीक है। तो न्यूट्रल डायरेक्शन यही होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर फाई निकालोगे इसके ऊपर तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, स्फेरिकल सरफेसेस के लिए ई और डी ए इनका डायरेक्शन सेम होगा, तो इसको मैं ई डी ए लिख सकता हूं क्योंकि cos 0 1 होता है। और अब लॉजिक फिर ये बोलता है कि इस पूरे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो मैं इसको बाहर निकाल लिया। और इंटीग्रेशन डी ए कर दोगे अगर स्फीयर के ऊपर, तो ये तुमको E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ऐसा दे देगा फ्लक्स, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हमने फ्लक्स निकाल लिया, Q एनक्लोज्ड यहां पे 0 हो गया। तो अब एज फोर्थ स्टेप तुम गॉस लॉ लिखोगे, तुम लिखोगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज गॉस लॉ एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर शुड बी 0। ये कुछ हॉलो सिलेंडर के रिजल्ट के जैसा ही है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा हॉलो स्फीयर में भी। अब अगर आउटसाइड पॉइंट होता तो आउटसाइड पॉइंट में क्या फर्क पड़ जाता, इसमें और आउटसाइड पॉइंट कोई B है, R ग्रेटर देन R है, उसमें क्या फर्क पड़ता, ठीक है। सपोज यहां पे कोई पॉइंट है B R डिस्टेंस पे, तो अगर इस यहां पे भी मैं गॉसियन सरफेस ऐसे ही लेता, एक स्फीयर लेता आउटसाइड, ठीक है, इसका रेडियस फिर मैं स्मॉल r रखता, फिर इसके ऊपर भी फ्लक्स इतना ही आता, ठीक है, सिमेट्री को यूज करते हुए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बट फर्क यहां पे पड़ेगा कि Q एनक्लोज्ड इस बार जो है ये पूरा कैपिटल Q आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम गॉस लॉ लगाओ, ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q upon 4 pi epsilon 0 r square, which is simply KQ upon r square. So this is just like a point charge kept at the center. तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर फील्ड नहीं होता। बाहर के किसी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है तो हॉलो स्फीयर का सारा चार्ज उठा के उसके सेंटर पे रख दो और उसको एक पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट करो और सीधा KQ बाई आर स्क्वायर फील्ड लिख दो। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, यहां पे मैं E और यहां पे R प्लॉट करूं अगर, तो इनसाइड कोई भी फील्ड नहीं है। सो अप टू कैपिटल R फील्ड 0 हो गया और इसके बाद सरफेस पे एकदम से फील्ड आएगा और वहां से ये जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज 1 बाई आर स्क्वायर से फॉल करेगा। तो ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर की वजह से ऐसा होगा। सॉलिड स्फीयर पे आओ, सॉलिड स्फीयर में ऐसे ही इनसाइड पॉइंट अगर होगा, इनसाइड पॉइंट ए R लेस देन कैपिटल R, अच्छा इसमें चार्ज Q, रेडियस कैपिटल R है। मैं बाद में डेंसिटी को रो करके भी आपको दिखाऊंगा, रो के टर्म्स में, ठीक है। इस केस में अगर हमारा पॉइंट पहले
इसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है, तो जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा दैट विल बी ए स्फीयर कंसेंट्रिक, और इस पॉइंट से पास करना चाहिए। और अगेन लॉजिक यही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली आउटवर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं कोई भी और डायरेक्शन लेता हूं तो वो एम्बिगुअस होगा, उस पर हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि अगर तुमने हॉरिजॉन्टल लिया तो फिर तुमने ऐसे क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोवर्सीज से बचने के लिए हम बोलते हैं कि हर पॉइंट पे जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड एवरी पॉइंट। ठीक है, ऐसे। अब फाई अगर इस बार लिखोगे तो क्या आ जाएगा, E इंटू 4πr², जस्ट लाइक वी डिड इन हॉलो स्फीयर्स केस। बट इस बार Q एनक्लोज जो है वो आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³। तो या तो रो के टर्म्स में लिखो, या फिर तुम Q के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, तुम ये लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³ विच इज Q स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। तो अब यहां से मैं गॉस लॉ लगाऊं, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू, मान लो मैं Q के टर्म्स में अगर चल रहा हूं, Q स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³ डिवाइडेड बाई ε0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 4πε0 नीचे आ जाएगा, r² यहां कट जाएगा, सो दिस विल बी QR अपॉन 4πε0 कैपिटल R³, जिसको मैं लिख सकता हूं KQ स्मॉल r अपॉन R³। तो ये आपको याद आ रहा होगा, अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे ही होता था, क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर था। तो ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, या फिर अगर रो के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो तुम ये फाइंड आउट करना, दिस विल कम आउट टू बी ρr अपॉन 3ε0। सिर्फ Q को क्या करना है, Q को लिख देना है रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R³ लिख देना। ठीक है, तो तुमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आउटसाइड पॉइंट अगर है तो आउटसाइड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड पॉइंट में जो Q एनक्लोज्ड होगा वो पूरा का पूरा कैपिटल Q ही होगा। ठीक है, B पॉइंट है, अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R है तो तुम देख सकते हो कि यहां पे अगर कोई पॉइंट B है, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, जरा देखो, सारा का सारा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। सो Q एनक्लोज इज कैपिटल Q। तो यहां से फिर वही लिखोगे, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन ε0, एंड देयरफॉर E इज KQ अपॉन स्मॉल r²। दिस इज जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों पॉइंट चार्ज के जैसा ही बिहेव करता है। हमको इनके कोई भी कॉम्बिनेशंस दिए हुए हो सकता है आपको कंसेंट्रिक शेल्स दिए हुए हों और डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा जाए, या कोई और कॉम्बिनेशन आपको दिया जाए और उसमें डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा जाए, तो हर एक शेल की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उन सबका वेक्टर एडिशन करके दिखाना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी करके आपको दिया हुआ हो सकता है। तो मैं एक दो एग्जांपल्स लूंगा, अभी नहीं। मैं अब तुमको इनफाइनाइट शीट का फील्ड निकालना बता देता हूं और उसके बाद फिर हम थोड़े से एप्लीकेशंस देखेंगे।